परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की पीआईक्यू टेस्ट सीरीज में। यह पीआईक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। इसके पहले समस्त सब्जेक्ट की पीआईक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, आपका टेट एग्जाम फतेह हो सके। इसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा है। सारी पीआईक्यू टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेज हो रही हैं, सॉल्व कराया जा रहा है, आपके प्रिपरेशन को मजबूत किया जा रहा है। तो चलिए, आप लोग से आज सभी लोग तैयार हैं। महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करेंगे सीडीपी पे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा और आपको सभी को बताना है कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों को क्या स्कोर होने वाला है। प्रश्न यहाँ पे पहला पूछा गया है कि क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है? बौद्धिक विकास, मांसपेशियों के, मानसिक या क्रियाकलापों से। सभी बताइएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो क्रियात्मक विकास का संबंध किससे हो जाता है? बौद्धिक विकास, मांसपेशियों के विकास से या मानसिक विकास से या क्रियाकलापों से हो जाता है। सभी को कमेंट करना है, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो क्रियात्मक विकास का संबंध किससे हो जाता है? क्रियात्मक मतलब क्रिया हो रहा है, अर्थात मांसपेशियों का विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक विकास का संबंध किससे होगा? बौद्धिक, मांसपेशी, मानसिक या क्रियाकलापों से। तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? मांसपेशी अवस्था या मांसपेशी क्रिया और क्रियाकलाप दोनों होंगे, लेकिन मांसपेशी इज द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एक भी और जान लीजिए, ये मांसपेशी क्रियाकलाप इन दोनों विकास को मिला के एक और बनता है जिसे हम गामक विकास कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में है कि गामक विकास किसे कहते हैं, तो मांसपेशी विकास और क्रियाकलाप ये दोनों मिलके गामक विकास बनता है। ठीक है, तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना, तैयार रहना है। सेकंड प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के शरीरी विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? व्यायाम, सफाई, पोषण, निद्रा। ये आपके टेट एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों के शरीरी विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण शरीरी विकास। अब देखिए, ये ध्यान है शरीरी विकास को ध्यान में। तो जब तक पोषण न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा, शरीर विकास कैसे हो जाएगा? तो शरीर विकास का महत्वपूर्ण घटक है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि न्यूट्रिशन के वजह, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो व्यायाम वाम करने से नहीं होगा। न्यूट्रिशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, वंशानुक्रम किसने कोषों का विवरण है? न्यूरॉन्स, कार्टिलेज, बीज या तंत्रिकाएं। सभी कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। वंशानुक्रम खालिस्तान कोषों का वितरण है। न्यूरॉन्स, कार्टिलेज, बीज, तंत्रिकाएं। ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज, वंशानुक्रम। क्योंकि वंशानुक्रम ही एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखा जाए, इसमें माता पिता से बच्चों को शारीरिक और मानसिक लक्षण बीज कोशिकाओं के माध्यम से होता है। बीज कोश को हम जर्म सेल्स या जीन्स के नाम से भी जानते हैं और कई सिद्धांत हैं जो इससे पूछे जाते हैं। तो हर प्रकार से पेपर रहना है, हर सिद्धांत को हमें पढ़ना है ताकि टेट एग्जाम को आप लोग आसानी से फतेह कर पाएँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी को समझकर फीडबैक करना है क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम के पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है। माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह परिभाषा किसने दी? और आपको पता है स्टेटमेंट तो पूछा ही जाता है, परिभाषाएं पूरे सिलेबस में 4 से 5 परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो जेम्स डेवर का कहना है कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। किसका है? जेम्स डेवर का कहना। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं की संतानों में हस्तांतरण होना, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात होती है कि हम पहचाने कैसे। कई बार होता है कि हमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमें क्या देख, शारीरिक मानसिक विशेषता दिया रहेगा और संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम दिया रहेगा। ठीक है, तब आपको समझना है। तब आपका यहाँ पे क्या होगा, हरलाग, क्रोकरो, वुडवर्थ, जेम्स डेवर।
तो इस प्रश्न का उत्तर है जेम्स डेवर होगा। क्या है? जेम्स डेवर। सही है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती। क्या जिम्मेदारी नहीं होती है? कि बच्चों को कठोर अनुशासन में रखें। देखिए, बच्चों को उचित पालन पोषण करना जिम्मेदारी होती है, अच्छी आदतों का विकास करना जिम्मेदारी होती है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन बच्चों को कठोर अनुशासन ये जिम्मेदारी नहीं होती है। और यही तो पूछा गया, क्या जिम्मेदारी नहीं होगी? तो पहला ऑप्शन जिम्मेदारी नहीं होगी, ये कार्य क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता कि माता पिता की जिम्मेदारी क्या क्या है, तो बच्चों को उचित पालन पोषण जिम्मेदारी होगी, अच्छी आदतों का विकास करना जिम्मेदारी होगी, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना ये जिम्मेदारी होगी। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अव्वल है, हर प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। फ्राइड के अनुसार मन के कितने भाग हैं? 2, 4, 3, 6। मन एक चंचल होता है। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताए। 3 स्तर कौन है? पहला होता है चेतन, पहला चेतन मन होता है। दूसरा होता है अर्धचेतन या पूर्व चेतन मन कहलाता है। और तीसरा होता है अचेतन। कितने होते? चेतन, अर्धचेतन, पूर्व चेतन या फिर अचेतन। 3 प्रकार के स्तर बताए गए हैं। और जो पहला स्तर चेतन होता है, पहला स्तर जो चेतन होता है, यह मन का वह हिस्सा होता है जिसमें हमें हर समय वर्तमान में ज्ञान में रहता है। इससे हमारे वर्तमान विचार, भावनाएं, अनुभव शामिल होते हैं। यह कुल मन का लगभग 10% हिस्सा होता है, चेतन होता है। दूसरा होता है अर्धचेतन या पूर्व चेतन। यह चेतन अचेतन के बीच का भाग होता है, चेतन और अचेतन के बीच। यानी ये यादें, इसमें वे यादें और बातें होती जो फिलहाल हमें याद नहीं है, लेकिन थोड़ा जोर डालने पर, ध्यान देने पर आसानी से याद आ सकता है कि यार कल कहाँ गए थे, कल कहाँ गए थे, हाँ हाँ यहाँ मोड़ पे, इस रास्ते पे गए, हाँ हाँ इस दुकान पे गए थे। ऐसा यह अर्धचेतन पूर्व चेतन आएगा, थोड़ा सा जोर डाले तो दिमाग में ध्यान में आ जाए। फिर आता है ये अर्धचेतन। अर्धचेतन हो गया, पूर्व चेतन द्वितीय हो गया। तीसरा होता है अचेतन मन, जो लगभग 90% होता है। यह मन का सबसे गहरा, सबसे बड़ा भाग अचेतन मन होता है। हमारी दबी हुई इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, डर, वे दुखद यादें जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते, हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को परोक्ष रूप से नियंत्रित करता है, वह होता है अचेतन मन, जो 90% होता है। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रेरणा को बढ़ाता है? बहुत आसान या कठिन लक्ष्य चुनना, लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिगत संतोष, बाह्य प्रेरणा या असफलता से बचने की प्रेरणा। तो इनमें से कौन सा सीखने की प्रेरणा को बढ़ाए? सभी लोग बताइए, कौन बढ़ाता है? भाई सीखने की प्रेरणा को बढ़ाएगा लक्ष्य प्राप्ति और व्यक्तिगत संतोष। अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो और व्यक्तिगत संतोष हो तो सीखने को प्रेरणा मिलती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज द बी राइट होगा। देखिए, बहुत आसान या कठिन लक्ष्य चुनने से नहीं होगा। बाह्य प्रेरणा से केवल सीखने में प्रेरणा नहीं मिल सकती, असफलता से बचने की प्रेरणा से नहीं हो सकता। लक्ष्य प्राप्ति और व्यक्तिगत संतोष होगा, इसे हम सीखने की प्रेरणा को बढ़ाने की व्यक्तिगत सोच मानेंगे। और ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रकार से आपको पता है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और सही क्रम यहाँ पे पूछा गया कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम। तो पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। मूल संक्रियात्मक 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। औपचारिक या अमूल संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये हमारी सही जीन पियाजे जी की सही चारों चरण हो जाएंगे। अगला कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वोत्तम समाधान क्या होगा? देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होंगी, एक ही घर में, एक ही माता पिता के बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो समाज और स्कूल विद्यालय में तो होंगे ही। तो कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सर्वोच्च समाधान निकालना हो, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? धीमे बच्चों को स्कूल के बाद पढ़ाएंगे, गलत। मेधावी छात्रों को अतिरिक्त समय देना, गलत। सहपाठी शिक्षण, साथ में शिक्षण कोई ज़रूरी नहीं है। जरूरी क्या है? विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समूहों का संगठन करिए। कक्षा में अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं का सर्वोत्तम समाधान यही है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु क्या करना है? समूहों का संगठन करें। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। अगला, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण किससे अधिक संबंधित होते हैं? फ्राइड के मनोयौगिक, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, एरिक्सन के मनोसामाजिक या सुल्वन का पारस्परिक चरण। पूछा जाए पारस्परिक चरण किसका है तो सुल्वन का है। मनोसामाजिक चरण किसके हैं? एरिक्सन के हैं। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे जी के हैं, और मनोयौगिक चरण हमारे कौन से कहलाते हैं? फ्राइड के। लेकिन कोहल वर्ग के नैतिक विकास चरण जिससे संबंधित हुआ है सुल्वियन के पारस्परिक चरण। सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बहुत सा प्यारा सा है कि पुत्र का अपनी माता के प्रति अत्यधिक भावनात्मक लगाव क्या कहलाता है। पुत्र का अपनी माता के प्रति अगर अत्यधिक भावनात्मक लगाव है तो उसके हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और ये वो प्रश्न है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बिना पढ़े अभ्यास नहीं आएगा, इसको आप अड़वक्का नहीं लगा सकते हैं। चलो भाई आंख बंद करके या लगा देंगे, नहीं। ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत का हिस्सा होता है, ठीक है। इसके अनुसार बालक अपनी माँ के प्रति विशेष आकर्षण और पिता के प्रति प्रतिद्वंद्वता की भावना रखता है। पिता के प्रति प्रतिद्वंद्वता रहेगी और माँ के प्रति प्रेम, उसे हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यह इसमें स्त्री समान रूप होता है, मतलब पुत्री का अपने पिता के प्रति अत्यधिक लगाव हो और माता के प्रति ईर्ष्या हो, उसे इलेक्ट्रा कहते हैं। हीन भावना कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे? स्वयं को दूसरों से कम या अयोग्य समझने की गहरी मानसिकता को हम हीन भावना कहते हैं कि यार मैं उससे बहुत कम हूँ, उससे कमज़ोर हूँ। एक होता है श्रेष्ठता कॉम्प्लेक्स। हीन भावना को छिपाने के लिए स्वयं को दूसरों से बेहतर या महान दिखाने के एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र को हम श्रेष्ठता कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चारों में से एक प्रश्न रखा हुआ है, इसलिए चारों हमने अच्छे तरीके से आपको लोगों को समझा दिया और बता दिया, ठीक है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखें, कथन और करण वाले आते हैं एग्जाम में ना। यदि कोई समस्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं या उसके खुले व्यवहार से जुड़ी है तो हमें उसके बारे में यथासंभव सही जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। कारण ये कि यह जानकारी व्यवस्थित और व्यवस्थित रूप से है ताकि प्रभाव के सभी कारकों का उचित रूप से पर्याप्त मूल्यांकन प्राप्त किया जा सके। देखो हमारा जो पहला कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं उसके खुले व्यवहार से और जानकारी व्यवस्थित रूप में ताकि प्रभाव के सभी कारकों को उचित रूप से पर्याप्त मूल्यांकन कर सके। तो जानकारी कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, तो ए हमारा ए तो सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं हो रही है। बी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अव्वल है, हर प्रश्न का कमेंट करना है कि स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी बुद्ध सिद्धांत का एक प्रकार है। तो पहले जान लीजिए कि त्रिआयामी बुद्ध सिद्धांत किसने किया? स्टर्नबर्ग ने। और इस एक प्रकार इनमें से व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि कुछ बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं, इसका कारण क्या होगा? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे या पढ़ा रहे होंगे तो आप ऐसे देखते होंगे कक्षा विद्यालय में कि कुछ बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं, थोड़ा चुलबुले टाइप में ज़्यादा होते हैं, एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ रनिंग बहुत फास्ट होती है। तो उसको हम क्या कहें? ये वंशानुगत कारक होता है, ना पर्यावरणीय ना मनोवैज्ञानिक न समाज, ये वंशानुगत ही कारक होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कह रहा कि आदतें बिना जागरूकता के वातावरण में अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती। बच्चा प्रयास एवं त्रुटि द्वारा व्यवहार एवं दृष्टिकोण विकसित करता है, दोनों कही दी गई, दोनों कथन सत्य है। पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आदतें जो होती हैं बिना जागरूकता के वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा विकसित हो जाती है और बच्चा प्रयास और त्रुटि द्वारा व्यवहार दृष्टिकोण विकसित करता है। बिल्कुल ये भी सही बात है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसलिए सभी को समझ लेना। अगला कि बच्चों को समायोजित एवं संतुलित व्यक्तित्व वाला बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? विद्यालय के शिक्षक, नर्सरी शिक्षक, कॉलेज शिक्षक या माता पिता? तो आप भली भांति जानते हैं कि बच्चों को समायोजित और संतुलित व्यक्तित्व वाला बनने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह नर्सरी शिक्षक की होती है, प्राइमरी शिक्षकों की होती है। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि बच्चा कोरा कागज होता है। अगला प्रश्न है, यदि बच्चा आक्रामक है और उसे पता चलता है कि उसका इससे वह अलोकप्रिय हो रहा है। बच्चा अक्सर देखते हैं ना गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने में लोग फिर अलोकप्रिय करते हैं, उसे कम पसंद करते हैं, मतलब अपनी आक्रामकता कम करके मित्रवत व्यवहार करता है। यदि बच्चा आक्रामक है और उसे पता चलता है कि इससे वह अलोकप्रिय हो रहा है तो वह क्या होगा? लोगों से प्रतिरोध की भावना रखेगा, एकांतप्रिय हो जाएगा या और अधिक आक्रामक हो जाएगा। तो अपनी आक्रामकता कम करके मित्रवत व्यवहार कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बच्चे का भाषा विकास किन कारकों पर निर्भर होता है? तो ये भली भांति जानते हैं, शैक्षिक पर भी निर्भर होगा, जैविक पर भी होगा, सामाजिक पर भी होगा, क्योंकि भाषा विकास शैक्षिक, जैविक, सामाजिक तीनों पर निर्भर करता है।
इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। हर प्रश्न को समझते जाइए और फीडबैक करते जाइएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम तथा विद्यालय पत्रिका निकालने का उद्देश्य क्या होता है? कि विद्यार्थियों की रचनात्मक और प्रतिभा का विकास करें, क्योंकि ऐसे प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य कार्यक्रम होने से विद्यालय में विद्यार्थियों, बालक बालिका की रचनात्मक प्रतिभा का विकास होता है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हम सही कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न को समझना है और फीडबैक करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कह रहा है कि बच्चों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? देखिए, बच्चों को उचित वृद्धि विकास चाहिए तो उसके लिए पोषक तत्वों की कमी और रोगों को उपचार और उचित टीकाकरण होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट कर लेना आपसे। इसके बाद अगला प्रश्न ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि वह द्रव जो उस थैली को भरता है जिसमें भ्रूण रहता है कहलाता है? एमनियोटेटिक द्रव, न्यूरोटिक द्रव, बायोटिक द्रव या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताइए, सभी लोग फीडबैक कीजिए। वह द्रव जो उस थैली को भरता है जिसमें भ्रूण रहता है कहलाता है? मेरी बहनें, मेरे सभी लोग समझ गई होंगी, तो बहनों का तो नॉलेज होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक थैली कहते हैं। ये गर्भ से भ्रूण जिस थैली से सुरक्षित रहता है और इस थैली को भरने वाले तरल पदार्थ को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। यह तरल भ्रूण को झटकों से बचाता है, उसे सुरक्षित रखता है और माँ के पेट के अंदर उसे स्वतंत्र रूप से तैरने और घूमने की जगह भी देता है। तो एक द्रव होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता नहीं? देखिए, लोकोमोटर ये शारीरिक गति विकलांगता है, कुष्ठ रोग हो गया, सेरिब्रम हो गया, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये आपका शारीरिक गति लोकोमोटर विकलांग नहीं कहलाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधिता का प्रमुख कारण नहीं है? एक विटामिन ए की कमी दृष्टिबाधिता कारण है, कांचा बिंदु है, गर्भावस्था के दौरान जन्मजात मोतिया बंद हो जाना कारण है, लेकिन ताल या मुंह में संरचनात्मक दोष होना इसका दृष्टिबाधिता से कोई लेना देना नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कारण नहीं होगा ये पूछ लिया गया है, इसलिए हम बढ़ते अगले प्रश्न की। गठिया जोड़ों में दर्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कैसे हम परिभाषित करें? कि गति की सीमा कम करता है, गठिया जोड़ों का दर्द होगा। भाई दर्द होगा तो यदि ज़्यादा स्पीड से या नॉर्मल से नहीं चल पाएंगे अन्य लोगों के साथ। कमजोरी भी उत्पन्न करता है, तो दोनों चीज़ें सही है। अर्थात सी ऑप्शन होगा कि गठिया जोड़ों दर्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, गति की सीमा कम करना, कमजोरी उत्पन्न करना। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। बढ़ते हैं आपके प्यारे से प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बालक को बैठने, खड़े होने या चलने में कठिनाई हो, तो पैरों में विकृति हो, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप खुद सोचिए, आपकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जिसे बैठने, खड़े होने, चलने में कठिनाई हो रही है और पैरों में विकृति हो रहा है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? आप एक शिक्षक के रूप में योग अस्थिरोग विशेषज्ञ से जाँच कराएंगे। ठीक है, ना हम समस्या को अनदेखा करेंगे, मित्रों को ध्यान देना, ना ही नेत्र की जाँच करेंगे। ठीक है, तो हम डी ऑप्शन को चयन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा सभी लोगों को फीडबैक भी यहाँ पे करना है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों में मौखिक क्षमता की कमी का कारण है उसके पास शब्द भंडार कम होना, उन्हें विद्यालय में स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर नहीं मिलना, केवल ए केवल बी या ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। क्या होगा सही? सभी लोग बताइए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों में मौखिक क्षमता की कमी का कारण क्या होगा? अधिकतर आप देखते होंगे समाज और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है, जिनमें मौखिक क्षमता की कमी होती है। मौखिक क्षमता मतलब मुख से बोल ना पाना अपने मुख से, तो उन्हें विद्यालय में स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर नहीं मिलता होगा, ये भी हो सकता है। उनके पास शब्द भंडार कम होना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चयन करेंगे, एक और दो दोनों। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारे प्यारे आप लोग भी हैं, प्यारे प्यारे मेरे सभी भाई बहन हैं, तो प्यारा प्यारा फीडबैक भी कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे मित्र सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। मैं जानता हूँ आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कि जब प्रत्येक बार वांछित अनुक्रिया होने पर पुनर्वलन दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। प्रत्येक बार वांछित अनुक्रिया मतलब कई चीज़ हम बार कर रहे हैं, वही बार हम कर रहे हैं, पुनर्वलन करते हैं ताकि सीख सकें, उस चीज़ को हम फिर से दोबारा समझ सकें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे। देखिए एक लाइन पे एक शब्द में ही उत्तर। पुनर्वलन का मतलब क्या होता है, बार बार करना, अर्थात सतत पुनर्वलन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। शब्दों को समझिएगा, सही आंसर कलेक्ट करिएगा और अपने माता पिता के सपने को साकार करिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अनुबंधित उद्दीपक तथा अननुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। समकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, ट्रेस अनुबंधन या पश्चगामी। अब देखिए प्रश्न को समझिएगा। जब अनुबंधित और अननुबंधित दोनों उद्दीपक साथ साथ हो तो फिर वह समकालिक अनुबंधन हो जाता है। समकालिक मतलब होता है, कालिक मतलब समय, काल यानी समय, सम मतलब समान समय में दोनों चीज़ें की हुई। भाई दोनों साथ साथ करेंगे तो समान समय में कर रहे हैं, तो साथ साथ और समकालिक ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। पर्यायवाची है केवल, समकालिक साथ साथ दोनों, ये चीज़ समझ लीजिए। प्रश्न ना भी समझ में आएगा आपको, ऑप्शन को देखकर आप सटीकता से सही आंसर उत्तर निकाल सकते हैं। अगला संयोजनवाद के अनुसार नया व्यवहार किसके माध्यम से नए संबंधों के अर्जन का परिणाम होता है। क्या वह अनुभव है, बाहरी एजेंसी है, आत्मनिरीक्षण है या लालच है। सभी बताइएगा। संयोजनवाद के अनुसार नया व्यवहार किसके माध्यम से नए संबंधों को अर्जन का परिणाम होता है, वह होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, नया व्यवहार, नई चीज़ें सीखेंगे, उसके माध्यम से नए बंधनों का अर्जन का परिणाम होता है, तो वह होता है अनुभव। जितना ज़्यादा अनुभव होगा, प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए प्रत्येक PYQ टेस्ट सीरीज को बेहतर तरीके से अटेंड करिए सभी सब्जेक्ट को। और तीसवां प्रश्न है कि बच्चे का समाजीकरण इस तरह से किया जाता है ताकि उससे अपेक्षा की जा सके। किस तरह का होगा, आप खुद सोचिए। आप एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि बच्चे का समाजीकरण किस तरह से किया जाता है ताकि उसकी या उससे उपेक्षा की जा सके, कि अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जो कुछ भी दिया जाए उसे स्वीकार करे, बिना प्रश्न किए समाज के नियमों कानूनों का पालन करके स्वयं को तैयार करे या अच्छे अंक प्राप्त करना सीखे, या कह सकते हैं कि समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी बने और सामाजिक कौशल सीखे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे का समाजीकरण की बात हो रही है। अब समाजीकरण शब्द को लेके हम जानते यहाँ पे समझ रहे हैं, तो समूह कार्य में सक्रिय भागीदार बने और साथ साथ सामाजिक कौशल सीखे, तो डी ऑप्शन बेहतर हो जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 30 हमने प्रश्न किए, PYQ सीरीज हमने किया। 30 प्रश्नों में आपका क्या फीडबैक रहा, सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को, ताकि बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएँ, अपने सपने को साकार कर पाएँ और माता पिता के सपने को साकार कर पाएँ। और कहते हैं ना कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो उम्मीद है बेहतर तैयारी करिए, ज़रूर निकलेगा। टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होंगे, सपने भी साकार होंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट PYQ टेस्ट सीरीज में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।